students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand the fifth chapter of Flamingos Class 11. The name of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. This was an article written by Nani Palkhiwala. So, the following article was written by Nani Palkhiwala and was published in the Indian Express on 24th November 1994. So children, this was written in 1994, but today, till today, this is 2021, the issues that was raised regarding the declining health, deteriorating the health which was getting worse day by day, जो हेल्थ अर्थ का दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ था, इसके बारे में इशू रेज़ किया हुआ था। वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही आज भी उसकी उतनी महत्व है, आज भी वही है। वो चीज़ अभी तक कम नहीं हुआ है। डिस्क्राइब जो अर्थ की जो हेल्थ ख़राब हो रही है, कंडीशन ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, उसके बारे में ये चैप्टर है। One cannot recall any movement in whole world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. So, the green movement started in 1972. Green movement started, जो 1972 में स्टार्ट हुआ था, और it was about taking care of earth. Green movement was about taking care of earth, of nature. So ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में जो इतने अच्छे से होल्ड किया है, जिसको पूरे ह्यूमन रेस ने बहुत ही अच्छे से, इतना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, उसको उस तरह से होल्ड किया है, ग्रिप किया है, एंड जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। और वो क्या है? ग्रीन मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ था nearly 25 years ago. Okay. So yes, ऐसा कोई और अलग वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई भी मूवमेंट है नहीं है ग्रीन मूवमेंट कैसा जो इतने अच्छे से सफल हुआ। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. So जो ये पार्टी बनी थी ग्रीन पार्टी, जो जिसने ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो न्यूजीलैंड में बना था, और जब से ये हुआ है तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। मीन्स वो आगे ही बढ़ता रहा है, उसकी प्रोग्रेस ही होती रही है, कभी पीछे सेटबैक कोई नहीं हुई है, हमेशा बढ़ता ही रहा है ये मूवमेंट। टू सेव अर्थ, टू टेक केयर ऑफ अर्थ, अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ को हेल्दी करने के लिए। वी हैव शिफ्टेड, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. हमारा जो सोच है, हमारी जो उम्मीद है, वो शिफ्ट हो गई है अर्थ को एज अ मशीन सोचने की जगह अर्थ को एज अ होल समझने की, उस तरफ हमारी सोच शिफ्ट हो गई है। पहले हम अर्थ को एज अ मशीन सोचते थे जिससे हम रिसोर्स केवल ले सकते थे, बट अब हम उसे एक होलिस्टिक ओवरऑल थिंग समझते हैं, लिविंग बीइंग समझते हैं, और जिसके पार्ट्स इकोलॉजिकल व्यू हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइफ साइकिल्स रहते हैं। इकोलॉजिकल व्यू, व्यू इज़ द ओपिनियन, सोचना, वो हम सोच रहे हैं। और सो इररिवोकेबली, दैट इज़ जो दोबारा रिवर्स नहीं होगा। ये हम होलिस्टिक और इंडिविजुअल एक इंसान की तरह, एक लिविंग बीइंग की तरह सोचने की जगह वापस हम मशीन ऐसा सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा इस मूवमेंट के थ्रू। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रेवोल्यूशनरी एज दैट। सो पहले जो ह्यूमन परसेप्शन हुआ था,
इतना बड़ा सा जो रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ था, रेवोल्यूशनरी इज़ अ बिग चेंज, ओके। सो जो परसेप्शन था, परसेप्शन इज़ थिंकिंग, सो इट इज़ द शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन परसेप्शन। जो पहली बार हमारे बहुत बड़ी चेंज आई थी जब हम लोगों ने ये समझा, ये जाना दैट जब कोपरनिकस ने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, who taught mankind in the 16th century that the earth and the planets revolved around the sun. So उन्होंने, कोपरनिकस ने हमें बताया था, मैनकाइंड को 16th सेंचुरी, दैट इज़ 1600 सेंचुरी में बताया था कि जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, वो सारे, और सारे जो बाकी प्लैनेट्स है वो सारे सन के चारों तरफ घूमते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। और तब एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो हमारी ह्यूमन सोच का था, और हमें तब नया रेवोल्यूशन में बहुत बड़ी चेंज हुई थी, और उससे हमें पता चला था कि अर्थ और प्लैनेट सन के तरफ, चारों तरफ घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, उस टाइम ये एक सोच हुई थी, और अब एक नई सोच आ रही है ह्यूमन हिस्ट्री में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे एक वर्ल्ड वाइड, सारे तरफ से पूरे वर्ल्ड में एक नई सोच आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रही है, वो फीलिंग आ रही है दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग बीइंग। अब अर्थ को हम एक चीज़ की नहीं तरह नहीं सोचकर एक जीव की तरह, लिविंग बीइंग की तरह, ऑर्गेनिज्म की तरह सोच रहे हैं। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक बहुत ही बड़ा सा लिविंग बीइंग है। इनॉर्मस इज़ ह्यूज, हाँ, वेरी बिग, बहुत ही बड़ा सा लिविंग बीइंग है, और जिसके हम सभी एक पार्ट हैं। It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. So जो अर्थ है, एक बहुत, जब हमारी शरीर है, हमारे शरीर में भी सेल्स है, और सेल्स के अपने रिक्वायरमेंट है, उसी तरह हम समझते हैं कि अर्थ भी इतना बड़ा सा लिविंग बीइंग है, बहुत बड़ा सा, और उसके अपने मेटाबॉलिक नीड्स है। मेटाबॉलिक नीड्स मीन्स जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स हैं, जिसमें हमें एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, और जिससे केमिकल्स बाहर निकलेंगे और वो हमारे बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, ओके। सो मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस आर देयर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, सिस्टम्स हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिसको हमें रिस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है, आदर करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसको बचा कर रखना, प्रिजर्व करके, एंड प्रिजर्व्ड। So the Earth's vital signs reveal a patient in declining health. So जो अर्थ के जो बॉडी नेसेसरी साइंस है, वाइटल मीन्स जो नेसेसरी ऑर्गन्स है, जो नेसेसरी, जो ज़रूरी सिग्नल दे रहे हैं, वाइटल सिग्नल, वो क्या रिवील करते हैं, वो क्या दिखाते हैं, शो करते हैं। रिवीलिंग इज़ टू शो समथिंग हिडन, जो छुपा हुआ उसको सामने दिखाना, रिवील करना। सो रिवील अ पेशेंट, अर्थ हमें दिखाता है कि अर्थ एक पेशेंट है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, ओके। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस। वी ऑल ह्यूमन बींग्स, हम लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं, अब ये फील कर रहे हैं, अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं दैट आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, एथिकल इज़ मॉरल, हमारी ये ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम गुड मैनेजर्स बने, अपने प्लानट का बहुत अच्छे से मैनेज करें। स्टीवर्ड्स आर मैनेजर्स ऑफ द प्लानट, अर्थ प्लानट, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़, और हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल उसके ट्रस्टीज़ बने, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। लेगेसी इज़ द to give, pass a something of special which we can pass to our next generation, जो भी बहुत अच्छी चीज़ है जो हम दूसरे को पास करते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, उसको पास करने के लिए हम पहले उसे मॉरली, हमारे ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी हेल्थ को सही रखें, अर्थ की। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. So, sustainable development means
जो कॉन्सेप्ट था, जब उसका आइडिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट तो हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, बट इससे कहीं भी डिप्लीशन, डिटोरिएशन, जो अर्थ को नुकसान न पहुँचे, जो रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान न पहुँचे, उस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी से वॉज पॉपुलराइज्ड। उसे हर जगह पॉपुलर बनाया गया, फेमस बनाया गया इन 1987 बाय होम, किससे? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। दे मेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलर। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. So, इस रिपोर्ट में नानी पालकीवाला ने बताया है दैट, इस रिपोर्ट में बताया है, आर्टिकल में आपने बताया है कि दैट इस रिपोर्ट में जो डिफ़ाइन किया हुआ आइडिया, दैट डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। डेवलपमेंट से हमारे अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो हो जाए, बट इसके लिए हमें किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अपनी जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दैट फ्यूचर जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, जो फ्यूचर जनरेशन सारे आने वाले हैं, उसको कोई किसी भी चीज़ में कमी ना हो, दैट कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, एडजस्ट ना करना पड़े किसी भी चीज़ की कमी में, द लैक ऑफ एनीथिंग। सो द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए, उसमें कोई कमी ना हो, दे कैन मीट देयर नीड्स कंफर्टेबली, ऐसा किया जाए। सो कंप्रोमाइज़ करना मीन्स किसी भी चीज़ के लिए कम में एडजस्ट करना, बट यहाँ है विदाउट कंप्रोमाइजिंग। सो किसी भी चीज़ में उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा, किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, उनको हर चीज़ पूरी मिलनी चाहिए, उनके नीड्स पूरे फुलफ़िल होने चाहिए। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। सो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट जो डेवलपमेंट तो हो अर्थ के थ्रू, उसके रिसोर्सेज के थ्रू, बट ऐसा ना हो कि उसके लिए हमें जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज आर ऑल द मेटल्स एंड मिनरल्स जो हमें अर्थ से मिलते हैं, उनको उससे स्ट्रिप नहीं किया गया। स्ट्रिप मीन्स टू रिमूव, टेक अवे, किसी भी चीज़ को ले लेना, हटा लेना, वो ना करना पड़े। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड, जो फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो उनका नीड होगा। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads. Now in Zambia, Lusaka में एक zoo है जहाँ पे एक notice है there, वो लिखा है, what is written, the world's most dangerous animal. वहाँ पे लिखा है the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. So वहाँ पे कोई मिरर एनिमल नहीं है, बट एक मिरर है, और जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। व्हाट हु आर वी? ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स अपने आप को देख सकते हैं, मीन्स हम लोग वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन द डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सो नानी पालकीवाला इज सेइंग दैट जो इतने सारे एजेंसीज़ ने कोशिश की है, एफर्ट लगाई है, थैंक्स टू दैट अब दूसरे कंट्रीज़ में जो इतने सारे एजेंसीज़ हैं, सब मिलकर अब एक अवेयरनेस सबको स्प्रेड कर रहे हैं, एक नॉलेज सबको दे रहे हैं, दैट हैज़ डॉन्ड अपॉन इज़ टू फील, टू नो, रियलाइज, ओके, जो हमें हमारा आँख खोलता है, हमें समझाता है, बिगिन टू अंडरस्टैंड, हमें समझ आने लगता है, वैसे डॉन होने लगता है, दैट हमारे ऐसे जो डेंजरस एनिमल हैं, समझ में आता है कि हम खुद ही नुकसान कर रहे हैं अपने अर्थ का। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। सो द मोस्ट डेंजरस एनिमल दैट इज़ मैन, हमने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है, ये बुद्धिमानी, ये विजडम, दैट हम डोमिनेशन की तरह एक सिस्टम को रूल नहीं करेंगे, दैट वी आर डोमिनेंट एनिमल्स, वी आर द सुपीरियर। डोमिनेंट मीन्स जो सबसे सुपीरियर है, हम डोमिनेट करें, हम किसी के ऊपर राज करें, हम उस तरह से नहीं रहेंगे, उस सिस्टम में नहीं रहेंगे, बट हम ऐसे रहेंगे कि हम पार्टनर्स हैं, वी आर पार्टनर्स विद आवर इन्वायरमेंट, विद आवर नेचर। हम उसे सताएंगे नहीं, कट नहीं करेंगे, डिप्लीट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम साथ में जीना सीखेंगे एज अ पार्टनर।
अर्थ एंड वी ह्यूमन बींग्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, और तब शायद हम उतने डेंजरस नहीं रहेंगे जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे और सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश व्यूज़ नहीं रखेंगे, अपने फ़ायदे की नहीं सोचेंगे. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. So साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया है, मीन्स एक लिस्ट बनाई है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ की, काइंड ऑफ एनिमल्स की. 1.4 मिलियन काइंड ऑफ लिविंग बींग्स के का एक लिस्ट बनाया है, विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ मैनकाइंड ह्यूमैनिटी अर्थ को शेयर करता है. मीन्स अर्थ में ह्यूमन बींग्स आर नॉट द ओनली वन, हम ही नहीं है, हम बहुत सारे एनिमल्स के साथ, बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ रहते हैं, और उसमें से 1.4 मिलियन का लिस्ट अभी साइंटिस्ट ने बनाया है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़. 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ का ही लिस्ट बन पाया है, बट एस्टिमेट है, अंदाज़ा ये लगाया गया है दैट बहुत इस रिगार्ड में, इस के रिगार्डिंग दैट जो अनकैटलॉग्ड है, जो अभी तक अनकैटलॉग्ड है, still in a living species, biologists reckon that about 3 to 100 million other living species, 3 से लेकर 100 मिलियन स्पीशीज तक we are think that about 3 that about 3 to 100 million other living species still languish is they are hiding, we don't know, वो अभी भी गुमनाम है, unnamed in ignominious darkness. So बिल्कुल जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे शेम है, जिसको छुपाया जा रहा है, वैसे डार्कनेस में अभी भी 3 to 100 million living species are still there, which we don't know about. Okay, one of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. So, one of the early international, जो बहुत शुरू में international commissions बने थे, which dealt, उसमें से एक which dealt inter alia, dealt means to deal, किसी भी चीज़ को handle करना, किसी टॉपिक को. Inter alia is that in many, which deal in many different kinds, बहुत सारे अलग हैं, उसमें से एक और जो पब्लिक कॉज है उसमें से एक है विद द क्वेश्चन ऑफ, एक क्वेश्चन वो लोग डील कर रहे थे, वो था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश. और ब्रांडेड कमीशन जो बना है उसमें वो लोग डील कर रहे थे एक सवाल, किस चीज़ के बारे में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में. इकोलॉजी इज़ अ लिविंग सिस्टम, जैसे वाटर में इकोलॉजी होता है, लाइफ सिस्टम होती है, लैंड में होता है, उस तरह से दैट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन. जो ब्रांडेड कमीशन है उसने बहुत पहले इस पर डील किया था, उसको हैंडल किया था, विच हैड, और उसमें एक स्पेशल इंडियन मेंबर थे, डिस्टिंग्विश स्पेशल नोटेड एज वन ऑफ इट्स मेंबर, और उनका नाम था मिस्टर L.K. झा. इस इंटरनेशनल कमीशन में एक बहुत स्पेशल इंडियन मेंबर थे, उनका नाम था मिस्टर L.K. झा. द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन. सो पहला जो रिपोर्ट आया ब्रांडेड रिपोर्ट, उसमें क्वेश्चन वाज दैट आर वी to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment. So the question raised, यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठाया गया था कि क्या वी ह्यूमन बींग्स, जो प्रेजेंट जनरेशन, हम अपने सक्सेसर्स, जो नेक्स्ट हमारे आएंगे जनरेशन, सक्सेसर मीन्स जो नेक्स्ट हमारे बाद आने वाले हैं जो जनरेशन, उनको क्या बिल्कुल सूखा जला हुआ प्लानट देंगे ऑफ एडवांस, स्कॉचिंग इज burnt, हाँ, स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप, जो लैंडस्केप है, जो सीनरी है, जो गरीब होता जा रहा है, सूखता जा रहा है,
ऑलराइट, बिकमिंग वेरी पुअर एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो बीमार होता जा रहा है, एलिंग इज टू बी अनहेल्दी. ओके. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. So, Mr. Lester R. Brown, उन्होंने अपने बुक में लिखा है, बहुत जिसके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत थॉटफुल बुक है, और उसमें उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है, उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं. दैट अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर. 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं. व्हाट आर दे? मेन प्रिंसिपल, मेन फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड. फिशरीज है जहाँ फिश पकड़े जाते हैं, बहुत सारे वाटर, एंड फॉरेस्ट आर देयर जहाँ वेरी लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. देन ग्रासलैंड इज देयर वेर बिग ग्रास, श्रब, प्लांट्स आर देयर, और क्रॉपलैंड जहाँ क्रॉप्स होते हैं. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और ये सारी चीज़ हैं बेस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के, जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक सिस्टम है जिससे हम जीते हैं, पैसे कमाते हैं, उसका सबसे बड़ा वही यही 4 बेस फाउंडेशन है. इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज 4 systems प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स. इन एडिशन हमें फूड तो वो सप्लाई करते ही, इसके साथ साथ ये जो 4 सिस्टम हैं, फिशरीज एंड क्रॉपलैंड एंड फाउंडेशन, दिस फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, ये जो 4 हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें से जो यही हमें जो फूड तो देते ही हैं, इसके साथ दे आर सप्लाइंग फूड. इन एडिशन टू दैट, इसके साथ साथ दीज 4 systems प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री. खाना के साथ साथ ये हमें और भी क्या प्रोवाइड करते हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे सारी कुछ लगभग सब कुछ प्रोड्यूस कर देते हैं, वो सारे कच्चा मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. और भी जितना भी इंडस्ट्री है उसके लिए सब, एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स, जो भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, मिनरल स्टोन्स, इसके अलावा सब कुछ यही देते हैं. मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक. सिंथेटिक इज़ आर्टिफिशियल, जो भी पेट्रोलियम से निकल कर आता है, डिराइव होकर सिंथेटिक चीज़ें निकलती हैं, वो उसके अलावा सारी चीज़ें इन्हीं 4 प्रिंसिपल सिस्टम से निकल कर आते हैं. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. अब बहुत सारे एरियाज़ में जो वर्ल्ड के हैं, जो ह्यूमन क्लेम है हमारी ये फिशरी पर, फॉरेस्ट पर, ये सारी चीज़ें एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच रही. अनसस्टेनेबल मींस जिसको हम, जो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, अब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, मींस इकोनॉमिकली और अर्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. उस लेवल तक, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड. ऐसा इतना बढ़ता जा रहा है का यूज़, इतने रीच पर पहुँच गया है कि उनकी प्रोडक्टिविटी अब ख़राब हो रही है. उससे हमें फ़ायदा कम, इसको नुकसान ज़्यादा हो रहा है. ऑलराइट. इम्पेयर्ड इज़ टू गेट डैमेज्ड, लॉस हो रहा है, वीकन हो रहा है ना उसके प्रोडक्ट. व्हेन दिस हैपन्स, फिशरीज कोलैप्स. जैसे जब बहुत ज़्यादा हम फिश निकालने लगते हैं अपने लिए, तो फिशरीज कोलैप्स हो जाती है, सिस्टम हमारा कोलैप्स होने लगता है, उसको नुकसान होने लगता है. गिरने, कोलैप्स होना मीन्स ख़त्म होना, गिरना. फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे. ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड. जो ग्रासलैंड थे जहाँ वो पूरी ग्रीनरी होती थी, वो अब बिल्कुल बैरन हो जाएंगे. वेस्टलैंड, बैरन मीन्स जहाँ कुछ भी हो नहीं सकता है, कोई भी क्रॉप नहीं हो सकता, और वेस्टलैंड हो जाएगा जो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बंजर हो जाएगा. एंड क्रॉपलैंड डिटोरिएट, और क्रॉपलैंड्स की जो क्वालिटी हो जाएगी, जो खेतों, जो फार्म्स हैं, उनकी डिटोरिएट हो जाएंगे, उनके दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे, स्पॉइल होते जाएंगे, डिटोरिएट. In a protein conscious and protein hungry world, so he is telling that protein conscious, जहाँ लोग प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए, और प्रोटीन हंग्री, जहाँ लोग प्रोटीन ही प्रोटीन लेना चाहते हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़. ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे. उस वहाँ पे फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए फ़िशिंग ओवर हो रहा है, फ़िशिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जो बहुत कॉमन हो गया है. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firework wood for cooking. So, जो गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर, इन सब चीज़ों की कमी है, वहाँ पे trees are being cut, decimated. Okay, now
सो दे आर रिड्यूस, जो ट्रीज़ हैं वो उनकी फॉरेस्ट होते हैं उनके वो रिड्यूस होते जा रहे, कम होते जा रहे, डेसिमेट होते जा रहे. वाई? इन ऑर्डर टू प्रोकर फायरवुड फॉर कुकिंग, इन ऑर्डर टू टेक, ब्रिंग, प्रोकर करना, लेना, टू फॉर फायरवर्क के लिए वुड लेने से जंगल कम होते जा रहे हैं. फायरवुड फॉर कुकिंग. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. So वहाँ आप इतने जब कम होते जा रहे हैं तो फायरवुड महंगा होता जा रहा है, और अब इतना कहीं कहीं इतना ज़्यादा महंगा हो गया. इट हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट, पॉट को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए जितना लकड़ी लगता है वो जितना इतना कॉस्टली है कि उसके जो पॉट के अंदर खाना है, मीन्स द सीरियल, द फूड, जो फूड है पॉट के अंदर जो खाना बनाना, उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया है. जो उसको जला रहा है लकड़ी, वो ज़्यादा महंगा हो गया है. ओके, सो दैट इज़ वाई पॉट नाउ अंडर द पॉट, दैट इज़ द वुड दैट कॉस्ट मोर देन वॉट गोज इनसाइड, जो कि पॉट में कुक हो रहा है उससे ज़्यादा कॉस्टली हो गया. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, several species of life face extinction as a result of its destruction. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो हमेशा रहते हैं, जो फॉरेस्ट रहते हैं जो सीजन में होते हैं और बहुत लंबे ट्रीज़ होते हैं उसमें. सो यहाँ पे ये वर्ड्स जो डॉक्टर मैनर हैं उनके वर्ड्स में, उनकी बातों में अगर शब्दों में समझा जाए तो जो हमारा एवोल्यूशन है, जो लाइफ है, उसका सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो है ये फॉरेस्ट. और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, बट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, बट कुछ स्पीशीज़ जो हैं लाइफ की वो एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं. वहाँ पे एक्सटिंक्शन के चांसेस उनके बढ़ गए हैं. क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बर्बादी हो रही है, काटा जा रहा है, ख़त्म हो रहा है ये फॉरेस्ट. इसलिए बहुत सारे स्पीशीज़, जानवर जो वहाँ रहते हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीडेड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो. सो ये बहुत अच्छी तरह से बोला गया है दैट फॉरेस्ट से इंसान हुआ है, मैनकाइंड हुआ है, सीड हुआ है, दैट बिफोर द मैनकाइंड फॉरेस्ट वॉज देयर. मैनकाइंड जब नहीं था तब फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के बाद मैनकाइंड रहेगा, और मैनकाइंड के बाद क्या फॉलो करेगा? डेजर्ट. जब सारे ट्रीज़ मैनकाइंड काट देगा तो अब उसके बाद तो डेजर्ट ही तो आना है, डेजर्ट ही तो फॉलो करेगा. द वर्ल्ड्स एंशिएंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. So जो वर्ल्ड के जो पुराने पैट्रिमनी है, जो पुराने इनहेरिटेंस ऑफ फोर फादर, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे फोर फादर्स ने जो रखा है, पैट्रिमनी इज़ जो हमारे पेरेंट्स के फादर की तरफ से चली आ रही है, जो धरोहर रखा हुआ है, और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है, वो अब इरोड कर रहा है, वो अब कम होता जा रहा है दिन ब दिन. ऑलराइट, सो इरोडिंग एट द रेट ऑफ, और क्या रेट है इसका कम होने का? 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर. 40 to 50 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट का एक साल, हर साल कम होता जा रहा है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. एक तो all the trees are getting cut और फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग, उनके एरियाज डिक्रीज़ होते जा रहे हैं. और दूसरी चीज़ है दैट ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग, जो एनिमल वेस्ट है जिससे हम पहले उसको फ्यूल की तरफ से यूज़ करते हैं, बट वो, और उससे उसको बर्न करके खाना बनाते हैं. और इससे क्या होता है, ये चीज़ें अब जो अर्थ में मिल करके वो हमें हेल्प करती एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइज़र, जो हमें हेल्प करती है, वो हेल्प नहीं हो करके इससे हमारे सॉइल को डिप्राइव किया जा रहा है, सॉइल को नहीं दिया जा रहा है. ओके, सो बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र. जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ये जो वेस्ट है काऊ के एंड डंग, और इसको बर्निंग में, कुकिंग में यूज़ हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट ये इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू बी मिक्सड इन सॉइल, ये सॉइल में नहीं मिल रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र था, और इसके चलते सॉइल की भी क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्योंकि उनको एनफ क्वालिटी, गुड क्वालिटी फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे हैं. अगर ये काऊ डंग यूज़ नहीं हुआ रहता कुकिंग में तो ये फर्टिलाइज़र, एज अ फर्टिलाइज़र सॉइल को हमारे इम्प्रूव करता. द वर्ल्ड बैंक
estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. So the World Bank estimate करता अंदाज़ा लगा रहा है that a five-fold increase, 5 गुना increase चाहिए हमें किसमें, फॉरेस्ट प्लांटिंग में, एफॉरेस्टेशन में इसकी ज़रूरत है, नीड टू कोप, एडजस्ट करने के लिए विद जो एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड है, जो हमें फूड कुक करने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसके डिमांड को पूरा करने के लिए हमें 5 गुना बढ़ाना होगा फॉरेस्ट लगाने का। एंड डिमांड इन द ईयर 2000 में जितना डिमांड बढ़ जाए उसके लिए, डू यू थिंक सो इतनी फॉरेस्टेशन हमारे हुई है? James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." पहले हम बोल रहे थे कि 1 एकड़ तक, एक हर सेकंड, इमेजिन एवरी सेकंड 1 acre ऑफ फॉरेस्ट वी आर लूजिंग, हमारा लॉस हो रहा है हर सेकेंड 1 एकड़ फॉरेस्ट। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, 1 एकड़ ही नहीं होता, 1.5 एकड़ फॉरेस्ट लूज कर रहे हैं एवरी सेकेंड। सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट द डिप्लीशन इज देयर। नाउ Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment. Now, and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 48 as a law के तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है दैट द स्टेट शैल इंडेवर्स, द स्टेट है जो गवर्नमेंट है वो इस पे वर्क करेगी, इंडेवर करेगी, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए और सुधारने के लिए। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है हमारे कंट्री को, उसको बचाने के लिए इंडेवर करेगी, कोशिश करेगी और वर्क करेगी। बट वॉट causes endless anguish is the fact that the laws are never respected nor enforced in India. सबसे ज़्यादा anguish, सबसे ज़्यादा pain, why it is there? Because there is immense suffering is there, इतना endless suffering है वहाँ पे, anguish है इस फैक्ट से, इस ट्रुथ से दैट लॉज आर नॉट, लॉ बन तो जाता है बट वो अच्छे रिस्पेक्ट नहीं होता और उसको अप्लाई इन्फोर्स नहीं किया जाता है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेबर विच शैल बी एबॉलिश्ड। फॉर इंस्टेंस दैट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला तो जाता है कि कास्टिज्म नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, बॉन्डेड लेबर होगा, बट स्टिल ये सारी चीज़ें अबालिश हो गई हैं, सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं, रिमूव कर दिया गया है। बट ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं ये सारी केसेस बाहर निकल कर आती हैं जब तो बिकॉज इट इज़ नॉट अप्लाइड इन्फोर्स्ड इन इंडिया वेरी स्ट्रांगली। इसको अप्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हर जगह नहीं किया जाता है, इसलिए कितने भी रूल बन जाते हैं, जब तक इनको अप्लाई नहीं किया जाए तब तक इससे कोई खास रिजल्ट नहीं आता है। ऑलराइट, नाउ एंड कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश, बस ऐसा होता नहीं है। एंड दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 44 years ऑफ अप्लाइंग ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, बट स्टिल ये सारी चीज़ें बहुत फलती फूलती हैं, फ्लरिश होती हैं बहुत ही बेशर्म तरीके से शेमलेसली इन आवर कंट्री। अभी भी हमें ये सारी केसेस मिल जाती हैं, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर की और बंधुआ मजदूरी की। और इसी तरह से इतने सारे रूल्स और लॉज तो बने हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, बट इतना फॉलो नहीं होते हैं। A recent report of our Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. So, हमारे जो recent बहुत ही हाल की जो रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट एस्टिमेट, उसका एस्टिमेट कमेटी है जिसने अंदाज़ा लगाया है, उसने हाईलाइट किया है दैट ऑलमोस्ट कैटास्ट्रॉफिक
डिप्लीशन, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स जिससे कलामिटी हो सकती है, जिससे बहुत भयंकर बर्बादी हो सकती है, वैसे कैटास्ट्रॉफिक वाली डिप्लीशन हुई है। डिप्लीशन इज़ टू बिकम लेस एंड लेस, डिप्लीट करना, कोई पतला होना, कम होना, ओके वो मिनिमम और इतनी कम होते जा रही है जिससे वो बहुत ही कलामिटी होने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। सीरियस इशू ऑफ इंडियस फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं जो लास्ट 4 decades हैं। 4 मीन्स 40 years। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। सो इंडिया का जो डाटा अभी रिलायबल आया है, जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं, उस पे इंडिया के फॉरेस्ट किस तरह से किस रेट पर कम होते जा रहे, लूज होते जा रहे हैं। दैट इज़ 3.7 million acres एवरी ईयर, हर ईयर। लार्ज areas officially designated as forest land are already virtually trees। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एरिया जो ऑफिशियली डिज़ाइन हो गए हैं, उसे प्रपोज किया गया दैट ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे तो वो बिल्कुल लगभग ट्रीलेस हो गया है। ऑल्दो ऑन पेपर इट इज़ ट्री फॉरेस्ट, बट एक्चुअली इट इज़ treeless, वहाँ कोई भी पेड़ नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स। तो एक्चुअल जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है फॉरेस्ट का, वो एस्टिमेट, उसका अंदाज़ा जो लगा है, वो 8 times जो रेट जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स में जो भी दिया गया हो उससे 8 गुना ज़्यादा है। ओके बहुत ही ज़्यादा है। ऑफिशियल पेपर डॉक्यूमेंट्स में कम दिखाया जाता है और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जिस रेट में उससे 8 गुना ज़्यादा है रेट में लॉस हो रहा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। 3 year स्टडी, एक 3 साल का स्टडी किया है जो सैटेलाइट यूज़ करके और एरियल हवा में फ़ोटो लेकर एरियल फोटोग्राफी करके की गई है, कंडक्ट की गई है। और वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से उसने वो एक वार्निंग दी है इन्होंने, दैट जो इन्वायरमेंट है हमारा, ये डिटोरिएट इतनी बुरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है, डिटोरिएट होता जा रहा है, दैट इट इज़ क्रिटिकल, दैट कि ये बहुत ही सीरियस हो गया है। और वेयर नॉट इन 1-2 कंट्रीज़, 1-2 कंट्री में नहीं, बट 88 कंट्रीज़ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, जहाँ पे ये चेकिंग हुई है, वहाँ पे जहाँ रिसर्च हुआ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में कम हुआ है, डिटोरिएट हुआ है critically। There can be no doubt that the earth growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। और अब जो हमारा फ्यूचर, अर्थ का जो फ्यूचर है, जो ख़राब होता है, जो ह्यूमन सोसाइटी की जो फ्यूचर है, वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे उसमें कोई भी शक नहीं है, देर कैन बी नो डाउट दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो बढ़ता हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है हमारे फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टॉर्ट, बिगाड़ने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग। नाउ इट टुक मैनकाइंड मोर दैन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मैनकाइंड में जब पॉपुलेशन हुआ, फर्स्ट मिलियन आने में पूरा 1 बिलियन लग गया था, पॉपुलेशन 1 मिलियन काउंट पर आने में। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। वो कब था? ये पॉपुलेशन था अराउंड ईयर 1800 में फर्स्ट बिलियन हुआ। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, मीन्स आफ्टर 100 years दूसरा बिलियन हुआ था। एंड द 20th century हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20th century आफ्टर 1900, दैट इज़ 2000, इट वॉज, ये सेंचुरी में ऐड हुआ अनदर 3.7 बिलियन और पॉपुलेशन ऐड हो गया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एज 5.7 बिलियन। जो आज का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदाजे से जो पॉपुलेशन, दैट इज़ 5.7 बिलियन पीपल। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million। अब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर 4 दिन पे 1 million पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। सो जब इनकम राइज करता है, जब पढ़ाई बढ़ती है, एजुकेशन जब हर तरफ होती है, अवेयरनेस हो जाता है, तो हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है और पॉपुलेशन जो फैमिली में है वो कम हो जाता है, फर्टिलिटी फॉल हो जाता है, उसमें
जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब इनकम अच्छे पैसे हो जाते हैं तो और हमें अवेयरनेस है, जब पढ़ाई हर तरफ होने लगती है, हमें नॉलेज होने लगता है, तो बहुत बड़ी फैमिली का भी हमें समझ आता है, उसका नुकसान समझ में आता है, तो हम फिर फोकस करते हैं और तब फर्टिलिटी फॉल हो जाती है, तब फैमिली काउंट कम हो जाता है, पॉपुलेशन वहाँ इतना ही नहीं बढ़ता है जहाँ एजुकेटेड फैमिलीज़ होते हैं वहाँ पर। 10 डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसलिए एजुकेशन मीन्स डेवलपमेंट, और जो जो डेवलप्ड होता है वो समझता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे उल्टा नुकसान ही होगा। इसलिए दैट इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स विच कंट्रोल्स बर्थ, जो बर्थ कंट्रोल करता है, जो फैमिली ग्रो करना, बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे होना, वो उसको कंट्रोल करता है। और वो सबसे अच्छा क्या है, जो इंफॉर्मेशन होना डेवलपमेंट का। जैसे डेवलपमेंट होने के लिए क्या है, हमारे पास लिमिट पैसे अच्छे होने चाहिए, और उसके लिए क्या है, पॉपुलेशन कम हो, अगर हम कम लोगों पे खर्च करेंगे तो अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड होगा। सो डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continue. बट डेवलपमेंट सिर्फ इससे नहीं होता है, जब फैमिली मेम्बर्स बढ़ते, नंबर बढ़ते हैं, इसके लिए कुछ और चीज़ें हैं। द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। जो अमीर होते हैं वो अमीर बढ़ते बनते जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड रहते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हमें सिर्फ पैसे बढ़ाना है, उस पर खर्च ज़्यादा लोग बढ़ाकर खर्च नहीं बढ़ाना है। बट द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, सॉरी, जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उसमें और बच्चे सिर्फ पैदा करते हैं, उनके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हम ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करें नंबर बढ़ाने की जगह, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करें उस पर। और इससे क्या होता है, जब पॉपुलेशन, जब फैमिली में मेम्बर्स ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं और पैसे में कहीं बढ़ बढ़ना नहीं होता है, तो फिर और वो गरीब ही रहते हैं। सो विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। और इससे क्या, उन्हें और श्राप मिलता है, कंडेम होता है, बुराई होती है, और वो कम ही गरीब ही रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं होता है कि ज़्यादा काम करने वाले होंगे, इसका मतलब मेरली मीन्स ओनली इतना ही होता है कि ज़्यादा लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized. अब इसका मतलब ये नहीं होता है जैसे कैटल होते हैं, उनको उनका पॉपुलेशन कम करने के लिए उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, उनको इंजेक्शन होता है कि ताकि वो एबल न हो सके और रिप्रोड्यूस करने। ह्यूमन बीइंग के साथ कोई कैटल एनिमल ऐसे ट्रीट करके ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। सो but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. But और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव में नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और टू वॉलेंट्री फैमिली, अगर वो लोग खुद, वॉलेंट्री मीन्स अपने मन से करना, फैमिली प्लानिंग करना, अगर वो नहीं करते हैं विदाउट, इसके लिए एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन, एक चीज़ एक डालना पड़ेगा जिसमें उनको फोर्स करना पड़ेगा दैट वो फैमिली को अपने लिमिटेड रखें। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। जो चॉइस है हमारी, अपनी, या तो हम अपनी फैमिली को कंट्रोल करें, फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करें, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन करें, और नहीं तो जो परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी होगी, नहीं तो गरीबी मल्टीप्लाई करेगी। ओके, परपेचुएशन इज टू मल्टीप्लाई, मल्टीफोल्ड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इज poorness. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. आज के डेट में जो पॉपुलेशन इंडिया की है, इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। नाउ सी चिल्ड्रन, 920 मिलियन इज़ नॉट ऑफ टुडे, ओके, दिस इज़ ऑफ 1994। 1994 में ये पॉपुलेशन था। अब तो यू नो दैट इट हैज़ क्रॉस्ड 1 बिलियन, इजंट इट? सो इस एस्टिमेट उस टाइम जो था 1994 में 920 मिलियन का पॉपुलेशन हमने एस्टिमेट के अंदाज़ा लगाया था। और वो ये पूरे जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का दोनों जो पॉपुलेशन साथ में काउंट किया जाए तब वो इंडिया के इक्वल था। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और जो भी इंडिया में रहता है, जो इंडिया को समझता है, जो फेमिलियर है, जो जानता है इंडिया, हम इंडिया के कंडीशंस इन इंडिया, वो डाउट, उन्हें कोई शक नहीं होगी
और दैट होप ऑफ पीपल, जो होप है हमारे लोगों के, जो ड्रीम्स हैं हमारे लोग के, वो सारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे भूखे झोपड़ी में, घर के अंदर भूखे झोपड़ियों में। क्योंकि जब तक कि हमारे पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, और हम पॉपुलेशन कंट्रोल को अपना सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे। बट द सो अपने आप को, अपने फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, अपने होप को, ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए हमें अपनी पॉपुलेशन को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट वी आर नॉट पुअर। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of people but of planet. So, पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हम एक चेंज देख रहे हैं, कंसर्न देख रहे हैं। ट्रांसेंडिंग मीन्स थिंकिंग ऑफ समवन्स चेंज, जो ग्रेजुअली ट्रांसेंड कर रहा है। कंसर्न, सोच, किसी के बारे में सोचना। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। हम बस अपने सर्वाइवल, बस लोगों के सर्वाइवल, लोगों के ज़िंदा रहने के बारे में नहीं सोच रहे, बट हम अपने प्लानट, अपने अर्थ को भी ज़िंदा रखने, बचा के, स्वस्थ रखने, हेल्दी रखने की सोच रखते हैं। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम अब वर्ल्ड को अपने एक हर एंगल की तरफ से देखने लगे, सिर्फ एक होलिस्टिक व्यू में देखने लगे। एक सिर्फ मटीरियलिस्टिक, जैसे बिकने में दिया था, उसको एक इंडिविजुअल की तरह से देखने लगे हैं, और ये समझते हैं कि अर्थ ही हमारे एग्जिस्टेंस का बेसिस है। अर्थ के बिना हम हो ही नहीं सकता, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इन्वायरमेंट पे, वो हमारे अंत को नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि हमारा फ्यूचर डिमाइज इज़ द डेथ। हाँ, ये हमारे डेथ को नहीं दिखाता, हमारे एंड को नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि अगर हम इसको अभी सिग्नल नहीं करेंगे, अभी अपने इन्वायरमेंट को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हमारी आ ही नहीं पाएगी, वहाँ रह ही नहीं पाएगी। बिकॉज इट इज़ द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जब हमारा ये अर्थ हेल्दी होगा, सही होगा, तभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे रह पाएगा इस अर्थ में। द इमर्जेंस, सो दैट इज़ द पासपोर्ट। पासपोर्ट, यू नो, इट इज़ द परमिशन टू गो टू सम अदर कंट्री, और यहाँ पे फ्यूचर। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो अब नया वर्ल्ड विजन है, जो नया वर्ल्ड का सोच है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब ऐसे एरा को लेकर आया है, ऐसे समय को लेकर आया है जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वर्षा हो रही, अशर हो रहा ऑलरेडी। सो इट इज़ holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. अब हम कैसे वर्ल्ड को देखते हैं? एक होलिस्टिक व्यू से देखते हैं, एक नज़र से देखते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड हमारा ओवरऑल एक लिविंग बीइंग है, होलिस्टिक है, ओवरऑल एक कंप्लीट अपने आप में मतलब थिंग ही है, बीइंग है, लाइफ है। और उसमें और भी इकोलॉजिकल व्यू है, उसमें और भी छोटी छोटी लाइफ जीते हैं, पूरी लाइफ साइकिल। और सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, और जो पूरे वर्ल्ड है एक कंपैक्ट इंटीग्रेटेड जॉइंट कंप्लीट होल है, पूरी एक अपने आप में चीज़ ज़िंदगी है। और इंस्टेड ऑफ इसको ये समझे कि डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट है, एक टुकड़े में बंधा हुआ एक पूरा जोड़ा हुआ पार्ट, ऐसी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें छोटे छोटे लाइफ रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं, इकोलॉजी रहती है, उसको हम इस तरह से अब लेते हैं। इंडस्ट्री हैज़ a most crucial role to play in this new era of responsibility. Yes, अब इंडस्ट्री ही तो है जो सारे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इनके पास सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करने का। यहाँ पे जो नया फेज़ आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. अगर ऐसा कितना अच्छा होता, अगर ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बड़ी चेंज आती, ऐसा वुड बी इफेक्ट होता अगर ज़्यादा बिजनेसमैन शेयर, जो चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट मिस्टर रेड सोचते थे 5 साल पहले, अगर वैसा और भी लोग शेयर करें उन्हीं की सोच को। क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया
चेयरमैन थे वो ड्यूपॉन्ट के, बहुत ही फेमस कंपनी की। वहाँ से उन्होंने अपने आप को कंपनी के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर की तरफ से के पोस्ट पर डिक्लेयर कर दिया। मींस चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर वो होंगे जो इन्वायरमेंट के अपनी कंपनी की तरफ से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुँचे उसके बारे में वो काम करेंगे। ही सेड आवर continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। जब हम अपने कंपनी को बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लीडिंग सबसे आगे बढ़े हुए हम लीड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में अपनी तो हमें ऐसा करना है दैट हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं एक्सेल करें, सबसे आगे बढ़े, बट हम इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबल होता है, इन्वायरमेंटली जो सबको बचा कर रखे, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए, एक्सेलेंट होनी चाहिए। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous voice. So, ऐसी कोई भी चीज़, इतने सारे स्टेटमेंट्स हुए, इतने सारे सेंटेंस बोले गए हैं, बात बोली गई हैं मार्गरेट थैचर की ड्यूरिंग द ईयर जब वो प्राइम मिनिस्टर रही थी। उसमें से सबसे जो इफ़ेक्टिव था, सबसे नन हैज़ पास सो डिसाइसिव, इतना भी डिसीजन मेकर नहीं रहा था जो उनको जो करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज में जो उनका सबसे ब्यूटीफुल, सबसे वर्ड्स थे वो क्या थे? नो जनरेशन हैज़ अ फ्री फॉल ऑन दिस अर्थ। सो कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं है जो यहाँ का परमानेंट ओनर है, यहाँ का मालिक है इस अर्थ का। फ्री होल ऑन इस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। हम क्या है? हम लाइफ टाइम जितने दिन हैं यहाँ पे रेंट पर है, एज अ टेनेंट है, ओके, रेंटर विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। और हमारा जब तक हम यहाँ पे है एक लीज पे रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर, सो हम रिपेयर करेंगे, जब तक हम रहेंगे हमें अर्थ को रिपेयर करना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। सो ही इज सेइंग, मिस्टर लेस्टर ब्राउन सेड दैट हमने इसको अपने फोर फादर्स, अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है। ओके, इनहेरिट नहीं किया है मीन्स उनको हमने धरोहर ऐसा नहीं लिया है, बट हमने अपने चिल्ड्रन से, अपने जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है उससे उसको बोरो किया है, उससे उधार लिया है। क्योंकि जब हम संभाल के रखेंगे, जो जिस चीज़ को किसी से लेते हैं उसको हमें लौटाना पड़ता है, तो हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन से उसको लिया है, उसको यूज़ कर रहे हैं, और इसे हमें सही सलामत अपने नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर कर देना है। सो वी हैव बोरोड इट, हमने उस किसी से लिया है और उसे हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा जब हम कोई चीज़ को किसी से लेते हैं। ऑलराइट, सो हियर दिस आर्टिकल इज़ अबाउट अर्थ, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स अर्थ, और कैसे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करें लेकिन बिना किसी नुकसान पहुंचाएं, और उसको रिप्लेनिश करें, उसको फिर से बचा कर रखें, और शायद उसमें कुछ ज़्यादा ऐड ऑन ही कर सके, ऐसा करें ताकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन, अर्थ को भी हमारे नुकसान ना हो, और जो कमिंग जनरेशन है उनको भी किसी चीज़ की तकलीफ़ और कमी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगा, इज़न्ट इट? सो हम ऐसा क्रिएट करना है, इतने फॉरेस्ट और ट्रीज़ बना देने हैं ताकि ऑक्सीजन की कोई ना कमी हो, रिप्लेनिश होता रहे। सो ऑलराइट चिल्ड्रन, दिस वाज द चैप्टर। आई होप you have understood it well. Thank you very much children. Thank you. We will meet in the next class now. Thanks a lot.